गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कल मैंने कोचिंग वाले ग्रुप में क्लोज टेस्ट दिया था जिसको मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोग सोल्व करेंगे और आज वाली क्लास में उसी क्लोज टेस्ट का एक्सप्लेनेशन होगा। जो बच्चे ग्रुप में ऐड नहीं है उनके लिए मैंने क्लोज टेस्ट पूरा बोर्ड पर लिख दिया है। यही क्लोज टेस्ट है, इसी को हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे। सीपीओ मेंस 2015 का क्लोज टेस्ट है पहली बात। अच्छा, इसमें एक बात और मैंने आप लोगों को बताई थी कि जो बच्चे मुझसे किसी भी बैच में क्लोज टेस्ट वगैरह पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस बैच में पढ़े हैं, ये जो क्लोज टेस्ट वाला बैच था उसमें आप लोगों ने पढ़ाया है, तो ये क्लोज टेस्ट मैं उस बैच में पहले सोल्व करवा चुका हूँ। तो इसको दोबारा करवाने का जो सीधा एक पर्पज है वो ये था कि इस क्लोज टेस्ट में आप लोगों के सीखने के लिए बहुत सी चीजें दे रखी हैं और ज्यादा हाई लेवल भी नहीं है, थोड़ा आसान भी रखा है मैंने जानबूझ कर, पहला क्लोज टेस्ट है तो बच्चों को थोड़ा आसानी से समझ में आ सके। ठीक है सर। अच्छा, अगली बात यह है कि जैसा आप लोगों का क्लोज टेस्ट कल क्लोज टेस्ट कोचिंग वाले ग्रुप में मिल गया था, सेम वैसे ही आज भी एक क्लोज टेस्ट कोचिंग वाले ग्रुप में मिल जाएगा। आप लोग उसको पढ़ना, तैयार करना, कोशिश करना सोल्व करने की, फिर कल उस क्लोज टेस्ट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। मैं इसके ऑप्शंस रफ कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पर लिखने के लिए कहीं भी जगह नहीं है, तो जो ऑप्शन है वो रफ कर रहा हूँ। ऑप्शन में 1 बाय 1 लिखता हुआ चला जाऊंगा तभी। ठीक है सर। तो फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट रहने देते हैं, बस फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शंस, बाकी रफ कर रहा हूं मैं। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन अराइज होता है, पहले शुरुआत से बात करते हुए चलते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में अराइज होता है दैट इज कि व्हाट इज अ क्लोज टेस्ट। कि क्लोज टेस्ट होता क्या है, कि हम लोग किसको क्लोज टेस्ट बोलते हैं और एग्जाम में क्यों हमसे क्लोज टेस्ट पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो इसमें आंसर मिलता है दैट इज कि क्लोज टेस्ट आपका एक पैसेज होता है, पैराग्राफ होता है, जिस पैराग्राफ में एग्जामिनर 5, 10, 15 या 20, 5, 10, 15 या 20 ब्लैंक छोड़ता है, खाली स्थान छोड़ता है, जिसमें हर ब्लैंक के लिए आपको 4 से 5 ऑप्शंस मिलते हैं। आप बच्चे जानते होंगे इस बात को कि जो एसएससी के एग्जाम होते हैं, एसएससी में एक क्वेश्चन के लिए हम लोग के पास 4 ऑप्शन होते हैं, और जो बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं, बैंकिंग के एग्जाम्स में बेसिकली एक क्वेश्चन के लिए 5 ऑप्शन होते हैं। तो आपको 5 से 20 ब्लैंक्स एक पैराग्राफ में मिलते हैं, इसमें हर ब्लैंक के लिए 4 से 5 ऑप्शन आप लोगों को मिलते हैं। आपको उन 4-5 ऑप्शंस में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन टिक करके अपना ब्लैंक फिल करना होता है। ठीक। दूसरी बात, अब आप लोग मेरी बात को रिलेट कर पाना कि सर एक बात बताइए, हमारे एग्जाम्स में सीधे तौर पर फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछे जाते हैं। जो बच्चे एसएससी की प्रैक्टिस वगैरह करते हैं वो जानते हैं कि इंग्लिश के लिए सीधे तौर पर ब्लैंक्स भी पूछे जाते हैं। 5 ब्लैंक्स या 10 ब्लैंक्स आते हैं एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक टाइप से जो करके आते हैं। कि सर एक बात बताओ, अगर एग्जामिनर को ब्लैंक ही फिल करवाने होते, अगर सिर्फ ब्लैंक ही फिल करवाने होते तो एग्जामिनर वहीं पर 10 के 20 ब्लैंक कर देता या 5 के 15 ब्लैंक करके दे देता। अगर वहां पर हमें क्वेश्चंस नहीं बढ़ाए गए हैं और हमें अलग से टॉपिक दिया गया है क्लोज टेस्ट, तो बेटा उन ब्लैंक्स में और इस क्लोज टेस्ट में कोई ना कोई डिफरेंस तो जरूर होता होगा। एक बात, अच्छा डिफरेंस होता क्या है सर? तो भैया डिफरेंस बेसिक ये होता है कि पैराग्राफ जब आप लोगों को दिया जाता है तो यहाँ पर पूरी तरीके से आप लोगों को 4-5 चीजें अप्लाई करनी होती है। सबसे पहला, एग्जामिनर आप चेक करना चाहता है आपका सेंस, कि पैसेज जब हम लोग सोल्व करते हैं तो सेंस उसमें लगाना पड़ता है। सेंस मतलब लॉजिक। विदाउट लॉजिक क्लोज टेस्ट कभी कंप्लीट नहीं किया जा सकता। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात, इसमें हम लोगों की चेक होती है ग्रामर, इसमें हम लोगों की चेक होती है वोकैबुलरी, और इसमें हम लोगों का चेक होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की समझ। अब सर सीधी सी बात ये कि देखो ग्रामर तो हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में भी लगाते हैं, वोकैबुलरी भी कई बार यूज करना पड़ जाता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज तो सर हर जगह पर चाहिए चाहिए। जब इंग्लिश फिल करेंगे तो हम लोग, इंग्लिश पढ़ेंगे तो हम लोग, तो बेटा बाकी के फिल इन द ब्लैंक्स में क्लोज टेस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज सेंस, कि ऑथर की बात को समझना, अंडरस्टैंडिंग उस चीज की जो ऑथर हमसे कहना चाह रहा है। अभी मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिख देता हूं इस तरीके से, यहां पर मैंने आपके सामने एक ब्लैंक लिख दिया, 4 ऑप्शन दे दिए, तो
तो फिर उसमें इसको फिल करने में दिक्कत नहीं आती है, इसको फिल बच्चा कर ही लेता है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब क्लोज टेस्ट बनकर तैयार होता है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, और क्लोज टेस्ट को कई बार इंग्लिश का सबसे मुश्किल पोर्शन कहा जाता है। बच्चों के नंबर जो कटते हैं वो क्लोज टेस्ट में ही आकर कटते हैं। तो बेटा अगर आपको आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए, इंग्लिश की अच्छी समझ इंग्लिश पर अच्छी पकड़ बनानी है, तैयारी अच्छे से करनी है, तो भैया क्लोज टेस्ट पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए, क्लोज टेस्ट की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, क्लोज टेस्ट सोल्व करने जरूर आने चाहिए। ठीक है सर, इसलिए क्लोज टेस्ट पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसको ज्यादा अच्छे से समझना पड़ता है। ठीक है, चलिए अच्छा अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट होता है सर हाउ टू सोल्व अ क्लोज टेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हाउ टू सोल्व अ क्लोज टेस्ट, कि एक क्लोज टेस्ट को सोल्व कैसे किया जाता है, ये बात आपको जरूर समझ में आनी चाहिए। अब जो बेटा मैं प्रोसेस आप लोगों को बताने जा रहा हूं क्लोज टेस्ट को सोल्व करने का, अभी जो मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा उससे कई बच्चे डिससेटिस्फाई हो सकते हैं। उसका रीजन ये होगा कि सर इतना टाइम हमें एग्जाम में बैठकर नहीं मिलता है, इतना लंबा प्रोसेस आपने हमें यहाँ पर बताने वाले हो या आप हमें बता रहे हो। तो भैया अभी जो हम लोग क्लोज टेस्ट पढ़ेंगे आपके, वो प्रैक्टिस के लिए। जब प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्शन आएगा, परफेक्शन आएगा तो स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो पहले कोशिश हमें करनी है करेक्ट करने की, स्पीड बाद में अपने आप बढ़ जाएगी। पहले कोशिश करो कि भैया जो क्लोज टेस्ट दे रखा है वो हमारा आसानी से सोल्व हो सके, अच्छे से सोल्व हो सके, ज्यादा से ज्यादा हम लोग उसमें मार्क्स गेन कर सके। तो सर हाउ टू सोल्व अ क्लोज टेस्ट, इसको समझना बेटा। इसमें सबसे स्टेप 1 जो आता है, आपका सबसे पहला स्टेप जो है वो होता है रीड द पैसेज थॉरोली। रीड द पैसेज थॉरोली, कि सबसे पहले पैसेज को थॉरोली मतलब डीपली पढ़िए। अब इसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं एक चीज को लेकर, जो मैं भूल गया शुरुआत में बताना, कि सर जब पैसेज आता है तो हम लोग इसको ट्रांसलेट करने के चक्कर में लग जाते हैं। तो बेटा विदाउट ट्रांसलेशन भी पैसेज सोल्व हो सकता है। आप लोग ट्रांसलेशन के पीछे मत पड़ना कि सर हमसे तो इंग्लिश की हिंदी बनानी नहीं आती, हम लोग पैसेज को कैसे सोल्व करेंगे। तो दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप 1 by 1 स्टेप फॉलो कीजिए, आपके पैसेज अपने आप सोल्व होने शुरू हो जाएंगे। तो बेटा सबसे पहला स्टेप क्या था कि रीड द पैसेज थोरोली। सबसे पहले आराम से बैठकर पैसेज को पढ़िए। जैसे कि आपका पैसेज में कर रहा हूं कि साइना नेहवाल्स ब्रोंज मेडल विन सैटरडे एट द लंदन ओलंपिक्स may be seen as lucky after her Chinese opponent dash hurt, but Saina's father Dr. Harveer Singh, it's a God's gift. She was on Friday after losing the semi-final. It was God's that she won a medal. This is very satisfying for everyone. I was worried about Saina's winning a bronze. Prime Minister Manmohan Singh, the Indian shuttler, for winning the medal. The country is proud of your, Singh said in his congratulatory message. Andhra Pradesh Governor E.S.L. Narasimha and CM N. Kumar Reddy too congratulated Saina. After Gagan Narang, Saina is the second sports person from Andhra Pradesh to win at the Olympics, the CM said. अब जब आपने इस पैसेज को पढ़ा तो इस पैसेज में एक तो ये नाम बार बार रिपीट हुआ, साइना साइना साइना, एक तो एक वर्ड रिपीट हुआ, दूसरा इसमें एक वर्ड रिपीट हुआ बेटा मेडल विन। एक बार यहां पर आया आप लोगों का, एक बार ये यहां पर आया है, एक बार ये आया ब्रोंज, ठीक, और एक वर्ड ये आपका रिपीट हो रहा है ओलंपिक्स। ओलंपिक्स तो आई होप आपके सामने 3 कीवर्ड्स आए। 3 कीवर्ड्स कौन कौन से आए? साइना नेहवाल, मेडल और विन। आपको बेटा इन 3 वर्ड्स को रिलेट करना है बस। इन 3 वर्ड्स के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, क्या टर्म्स रिलेट कर रहे हैं इन वर्ड्स को, वो समझना है आप लोगों को। एंड आई होप कि आप लोग बात समझ चुके होंगे कि सर इस पैसेज में अगर इन 3 जो वर्ड्स हमारे बार बार रिपीट हो रहे हैं, आपको बेटा यही करना है कि जब आप पैसेज को थोरोली पढ़ रहे होंगे तो जो वर्ड्स पैसेज में रिपीट होते हैं आपको उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। उन वर्ड्स के बीच में
क्या रिलेशन हो सकता है, क्या टर्म हो सकते हैं, उनको पढ़ना होता है। तो सर जब हमने इस पैसेज को पढ़ा तो 3 वर्ड्स हमारे रिपीट होकर आते हैं, साइना नेहवाल, मेडल और विन। तो मतलब क्या होगा सर, इस पैसेज में कहीं ना कहीं पर साइना नेहवाल के मेडल को जीतने की बात चल रही है। कहां पर उन्होंने मेडल जीता है बेटा? अगला वर्ड और रिपीट हुआ था, वो हुआ ओलंपिक्स में। ठीक सर, तो यहां पर पैसेज का थीम तो हम लोग समझ में आ गया। पैसेज को थोरोली पढ़ने से हम लोग क्या मिलेगा बेटा? पैसेज का मिलता है थीम। थीम मतलब उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य क्या बनकर आया पैसेज का? कि सर पैसेज का उद्देश्य है कि इस पैसेज में हम लोग ओलंपिक्स में साइना नेहवाल के मेडल को जीतने की बात कर रहे हैं। आप सभी लोग ने नाम जरूर सुना होगा साइना नेहवाल का, जो इंडिया की ओर से बैडमिंटन की प्लेयर है। ठीक है, कि सर साइना नेहवाल के ओलंपिक्स में मेडल को जीतने की बात हो रही है। एक बात, एक तो स्टेप आप लोगों का ही हो गया। दूसरा जो स्टेप होता है दैट इज फाइंड आउट द टेंस। दूसरा आता है कि सर पैसेज में जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बात किस टाइम की हो रही है? प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, या फ्यूचर की बात हो रही है? तो बेटा आपके सामने जो पैसेज लिखा हुआ है, अगर आप लोग इस पैसेज को ध्यान से पढ़ते हुए आएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि सर, और वैसे भी लिंक यहीं से बन जाएगा सर, कि साइना नेहवाल ने ओलंपिक्स में मेडल जीता है। तो मेडल जीता है मतलब बात तो क्लियर है कि सर बात जो चल रही है, बात चल रही है पास्ट की। तो टेंस भी क्लियर हो जाएगा बेटा। टेंस कौन सा बन जाएगा इसका? टेंस बन जाएगा पास्ट। तो आपको फिलहाल के लिए 2 स्टेप पर काम करना है। पहला पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, दूसरा उसका टेंस फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब जो तीसरा सबसे काम का स्टेप होता है वो मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि अभी आपके काम का नहीं है, इतना ज्यादा खास नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब ब्लैंक को पढ़ते हैं, कि जैसे हम लोगों ने यहां पर पढ़ा कि साइना नेहवाल ब्रोंज मेडल विन डैश सैटरडे, फर्स्ट ब्लैंक पढ़ा। अब यहाँ तो आसानी से हम लोग प्रेपोजिशन फिल कर लेंगे, कहीं भी आप बच्चों को दिया आ भी चुका होगा कि कौन सा प्रेपोजिशन फिल करना है। लेकिन कई बार ऐसा ब्लैंक आ जाता है जिसमें हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ पर चारों ऑप्शंस में से, 5 ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है जो हमें यहाँ पर फिल करना है। तो बेटा जब कभी भी आपको कंफ्यूजन हो ब्लैंक को लेकर कि सर समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या फिल करना है, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आपको करना यह है कि उस ब्लैंक से पहले के 2 सेंटेंस पढ़िए और उस ब्लैंक से आगे के 2 सेंटेंस पढ़िए। कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई हिंट आप लोगों को जरूर मिलेगा जिससे कि वो आपका ब्लैंक फिल हो जाएगा। ब्लैंक को देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है कि सर पता नहीं क्या प्रेपोजिशन किया, कौन सा वर्ड हम लोग यहाँ फिल करने वाले हैं। तो उसके लिए 2 सेंटेंस पिछले, 2 सेंटेंस अगले पढ़िए, आपको कोई ना कोई हिंट जो डेफिनेटली मिल जाता है। ठीक है सर, ठीक। तो अब आते हैं आपके पैसेज पर वापस, सोल्व करना शुरू करते हैं। चलिए, तो साइना नेहवाल्स ब्रोंज मेडल विन डैश सैटरडे एट द लंदन ओलंपिक्स। सैटरडे के पहले प्रेपोजिशन फिल करना था, इन, ऑन, एट और ऑन। तो बेटा सबसे पहले जो गलत, जो करेक्ट है वो तो है ही है, जो गलत है पहले गलत को समझो, क्योंकि बाकी के ऑप्शन हमारे गलत क्यों है, फिर करेक्ट पर आ जाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले आते हैं ऑन टू पर। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, ऑन टू जो होता है ये होता है हम लोगों का प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस का मतलब ये है कि जब भी आप सेंटेंस में ऑन टू लिखेंगे तो ऑन टू के बाद आप सेंटेंस में कोई ना कोई प्लेस लिखते हैं, कोई ना कोई स्थान लिखते हैं। अच्छा, अब बेटा अगर मैं यहाँ पर ऑन टू लिखता हूं तो ऑन टू के बाद किसका होना जरूरी था? प्लेस को होना जरूरी था। लेकिन आगे तो सैटरडे है, सैटरडे मतलब शनिवार, शनिवार मतलब टाइम, और टाइम की हो रही सर, प्लेस की बात तो हो नहीं रही है। तो प्लेस की बात नहीं हो रही तो सर ऑन टू की तो कहानी खत्म हो गई। अच्छा, अब आते हैं इन, ऑन और एट पर। तो बेटा इतना आप सभी लोग जानते हैं कि ये इन, ऑन और एट ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रेपोजिशन ऑफ टाइम दोनों का ही काम करती हैं। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रेपोजिशन ऑफ टाइम दोनों का ही काम करती हैं, मतलब इनके बाद प्लेस भी आ सकता है, इनके बाद टाइम भी आ सकता है। हालांकि हम प्लेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टाइम की। तो हमें टाइम को लेकर इन तीनों के बीच में डिफरेंस समझना है, डिफरेंस क्या होता है। तो सर इस तरीके और इस तरीके से समझते हैं बात को।
मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, उतना ही बता रहा हूँ जितना आपके सामने है कि सर इनका जो हम लोग यूज करते हैं, इनका यूज होता है नेम ऑफ मंथ्स, ईयर या वीक। कोई महीने का नाम है उसके पहले इन लगाते हैं, जैसे इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन अप्रैल, इन मई, इन जून। कोई ईयर है इन 2010, इन 2015, इन 2011। कोई वीक, वीक मतलब इन अ वीक, इस टाइप से। अच्छा, एट जो होता है सर, एट होता है आपका टाइम ऑफ क्लॉक, जो घड़ी का टाइम होता है उसके पहले हम लोग एट लगाते हैं। एट, अच्छा इनमें और भी आ सकता है, और भी चीज हम लोग यूज कर लेते हैं, जैसे मैं लिख देता हूं पार्ट्स ऑफ अ डे, इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, इन आफ्टरनून, इस तरीके से। एट टाइम ऑफ क्लॉक के लिए यूज करते हैं, एट मील टाइम के लिए यूज करते हैं, कि एट ब्रेकफास्ट, एट लंच, एट डिनर, एट 7 o'clock, एट 7, 8 o'clock, एट 9 o'clock। अच्छा, ऑन का यूज जो हम लोग करते हैं, नेम ऑफ डेज के पहले, किसी ओकेजन के पहले, किसी फेस्टिवल के पहले यूज करते हैं ऑन का। जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, डेज में ये जाएगा, ओकेजन में कि ऑन इंडिपेंडेंस, फेस्टिवल में ऑन दिवाली, ऑन ईद, इस तरीके से जाएगा। तो बात सीधी आपके सामने है बेटा, इनका यूज महीने के नाम के पहले, साल के पहले, सप्ताह के पहले या दिन के पार्ट्स के पहले, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। एट का यूज घड़ी के टाइम के पहले या मील टाइम, खाने के टाइम के पहले, जैसे ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, डिनर होता है। ऑन का यूज नेम ऑफ डेज के पहले, दिनों के नाम के पहले, कोई पर्व है उसके पहले, कोई फेस्टिवल है उसके पहले। अब आपके सामने क्या लिखा हुआ है, सैटरडे। तो सर सैटरडे क्या है, नेम ऑफ डे हुआ, तो नेम ऑफ डे हुआ बेटा, तो इसलिए यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा ये ऑन, कि साइना नेहवाल ब्रॉन्ज मेडल विन ऑन सैटरडे एट लंदन ओलंपिक्स। क्लियर। अच्छा, अब आते हैं आगे। अब आगे आने के लिए पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूं आपके, ये नोट कर लेना बेटा अपने आप से, ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों ने बेटा पैसेज ध्यान से पढ़ा है उनको कहीं ना कहीं पर इसका हिंट भी है इस पैसेज में। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि ऑन साइना नेहवाल्स ब्रॉन्ज मेडल विन ऑन सैटरडे एट लंदन ओलंपिक्स, ऐसे इस पैसेज में एक वर्ड हो रहा है, मैं दिख नहीं रहा है यहाँ पर कहीं, जैसे ही लिखा हुआ है ऑन फ्राइडे। हिंट मिला ना बेटा कि फ्राइडे क्या है, नेम ऑफ डे है, तो नेम ऑफ डे के पहले कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं, नेम ऑफ डे के पहले प्रेपोजिशन ऑन लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर भी ऑन लिखा हुआ है। जिन बच्चों को पैसेज को सोल्व करने में परेशानी होती है, दिक्कत होती है बेटा, उनको मैंने अभी बोला था कि ब्लैंक अगर दिख रहा है तो हड़बड़ाएं बिल्कुल ना, उसको फिल करने से पहले, गलत फिल करने से पहले अगला थोड़ा बहुत पढ़कर देख ले, कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई हिंट जरूर मिल जाता है। तो अगर आपको पता भी नहीं चली नेम ऑफ डे के पहले ऑन लगाना है, पैसेज को आगे अगर हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं तो बेटा फ्राइडे नेम ऑफ डे था, इसके पहले ऑन लिखा हुआ है, तो यहां से भी हिंट लेकर हम लोग यहाँ पर ऑन पैसिव फिल कर सकते थे। इज दैट क्लियर। अच्छा, अब आते हैं बेटा इसके सेकंड ऑप्शन पर। तो सेकंड इसके जो ऑप्शंस थे वो थे आपके सेकंड क्वेश्चन के ऑप्शंस थे सक्सीड, और था विनिंग, और था विन ऑफ, और एक था विक्ट। ये थे आपके सेकंड क्वेश्चन के ऑप्शन। तो मे बी सीन एज अ लकी डैश आफ्टर हर चाइनीज ओपोनेंट डैश हर्ट। तो अब बेटा एक बात सुनो, हम सभी लोग जानते हैं कि सर लकी जो वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव होता है, इसके बाद हम लोग नाउन लिखते हैं कि ही इज अ लकी पर्सन। तो बेटा ये तो लकी तो आपका एडजेक्टिव बना। अब एडजेक्टिव बनने का मतलब ये है कि एडजेक्टिव के बाद हम लोग क्या लिखना पड़ेगा सर, नाउन लिखना पड़ता है। इतना तो हम लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव नाउन लिखा जाता है। तो सर सुनिए, सक्सीड आपका होता है वर्ब, सक्सीड, सक्सेस,
और सक्सेसफुल, सक्सीड वर्ब, सक्सेस नाउन, सक्सेसफुल एडजेक्टिव, सफल होना, सफलता और सफल। ठीक है भैया, तो आपका लकी एडजेक्टिव बना। अब एडजेक्टिव का किसकी डिमांड है सर? एडजेक्टिव का भी राइट व्हाट नाउन, तो सक्सीड तो वर्ब बन गया, तो ये तो आता नहीं, इसको हटाइए। अच्छा, इसकी विनिंग की मैं बात अभी आप लोगों से करूंगा। अब आते हैं इस विन पर। तो पहली बात तो ये बेटा कि विन होता है वर्ब, जीतना। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का नाउन चाहिए, वर्ब नहीं चाहिए, इसकी कहानी खत्म होगी। अब आते हैं बेटा इन दोनों बातों पर। विनिंग आप लोग जानते हैं कि जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है इसको हम लोग जीरंड या इसको हम लोग पार्टिसिपल बोलते हैं। बेटा जिन लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा है उनको प्रोनाउन में ही मैं ये पढ़ा चुका था, थोड़ा सा प्रोनाउन में इसके बारे में बता दिया था कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म को या तो हम लोग जीरंड बोलते हैं या हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपल। जीरंड को आमतौर पर भाषा में बोला जाता है नाउन, पार्टिसिपल को आम लैंग्वेज में बोला जाता है एडजेक्टिव। अब अगर मैं इस विनिंग को आईएनजी जो है अगर मैं इसको जीरंड मान लूं तो जीरंड का मतलब ये नाउन बन जाएगा। तो सर नाउन तो यहां पर आ सकता था, लेकिन बेटा यहां पर समझना आप लोगों को एक चीज का और पड़ेगा। वो समझना ये पड़ेगा कि देखो अगर आपने वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखा है, लेकिन अगर वर्ब है कैसा, सुनो दिख रहा है कि देखो ट्रांजिटिव, अगर जो वर्ब आपका आपने आईएनजी फॉर्म बनाया वो ट्रांजिटिव वर्ब है तो बेटा उसके साथ आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। अच्छा, जिस वर्ब का आपने आईएनजी फॉर्म बनाया है अगर वो वर्ब है आप लोगों का कैसा, इनट्रांजिटिव, तब आपको इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लिखना पड़ता है, और ट्रांजिटिव है तो इसके साथ आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। अब इतना हम सभी लोग जानते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब उन्हीं वर्ब को कहते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट का लिखा जाना कंपलसरी होता है। जो वर्ब क्या या किसको की डिमांड करती हैं वही ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, बहुत पहले पढ़ाया जा चुका है ऑनलाइन लेक्चर्स में। तो बेटा एक बात सुनो, अगर मैं आपसे बोल दूं कि मैंने जीता, मैंने जीता, तो आप मुझसे पूछोगे सर क्या जीता, मैंने जीता क्या, तो जीतना क्या की डिमांड कर रहा है, क्या की डिमांड करने का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब बनेगा। तो बेटा अगर ट्रांजिटिव वर्ब का आईएनजी फॉर्म बनाओगे तो किसकी डिमांड करेगा आपसे, ऑब्जेक्ट की डिमांड करेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट की डिमांड करता है तो सर अगर इस विनिंग को मैं नाउन मान भी लूं तो ये ऑब्जेक्ट की डिमांड करता, तो यहां पर इसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। अब इतना हम सभी लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ये तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, आफ्टर तो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन को हम लोग ऑब्जेक्ट बना ही नहीं पाएंगे, कहानी इसकी। तो एक ही नाउन बचा बेटा आप लोगों के पास, विक्ट्री। दोबारा सुन लीजिए, लकी एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव के बाद यहां पर कोई नाउन लिखना था, सक्सीड वर्ब ये कहानी खत्म, विन वर्ब ये कहानी खत्म, एडजेक्टिव नाउन आना है वर्ब नहीं आना है। अच्छा, विनिंग को मैं नाउन कह सकता हूं जो कि नाउन है भी, लेकिन ये जो नाउन मैंने बनाया है आईएनजी फॉर्म जो मैंने जोड़ा है ये जोड़ा है ट्रांजिटिव वर्ब में। तो अगर ट्रांजिटिव वर्ब का आईएनजी बनाओगे, ट्रांजिटिव वर्ब का अगर जीरंड बनाओगे आईएनजी जोड़कर, तो बेटा उसके साथ आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि उनके साथ ऑब्जेक्ट लिखा जाना कंपलसरी है। तो अगर मैं इस विनिंग को नाउन मान भी लूं यहां पर, तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट की डिमांड करता, अब ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बनते हैं, ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन तो बन नहीं सकता था, इसलिए विनिंग भी खत्म हो गया। एक ही ऑप्शन बचा आपके पास, डी विक्ट्री। ठीक सर। अच्छा, अब आते हैं आगे अगले ऑप्शन पर। इसके ये नोट करते चलना बेटा, जहां पर भी आप लोग पढ़ लिख रहे होंगे इसको नोट कर लेना। इस सेकंड ऑप्शन में आप लोगों को सबसे काम की चीज मिली है वो यही है कि ट्रांजिटिव वर्ब का आईएनजी फॉर्म अगर बनाएंगे तो उसके साथ ऑब्जेक्ट का लिखा जाना कंपलसरी होता है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक, अब आते हैं इसके थर्ड ब्लैंक पर। तो थर्ड ब्लैंक के ऑप्शंस क्या क्या थे सर इसके, पहला है क्रेस्ड, फिर है रिटायर्ड, और फिर है इल-फेटेड, और फिर है इंजर्ड। इल-फेटेड और फिर है, ये थोड़ा इजी है, आसान है, इसमें आप लोगों ने शायद आंसर कर भी लिया होगा कि आफ्टर चाइनीज ओपोनेंट डैश हर्ट।
तो बेटा अभी हम लोग जानते हैं कि बात ओलंपिक्स की चल रही है, साइना नेहवाल की बात चल रही है, मेडल जीतने की बात चल रही है, तो बात किसी ना किसी खेल की चल रही होगी, बैडमिंटन खेल की बात चल रही है। तो सर खेल में जब कोई खिलाड़ी चोट लगने के कारण बाहर बैठता है, चोट लगने के कारण उसको खेल से बाहर कर दिया जाता है कि जब तक आप फिट नहीं होते तब तक आप नहीं खेलोगे, तो बेटा उसको कहते हैं हम लोग रिटायर्ड हर्ट। ये एक टर्मिनोलॉजी है, रिटायर्ड हर्ट। चोट के लिख लेना, मीनिंग लिखना चाहो तो चोट के कारण खेल से बाहर हो जाना, उसको बोला जाता है रिटायर्ड हर्ट। क्रिकेट खेलते समय किसी खिलाड़ी की चोट लग जाती है, आप लोगों ने सुना होगा, तो बोलते हैं कि भाई वो खिलाड़ी रिटायर्ड हो गया, रिटायर्ड हर्ट हो गया। रिटायर्ड हर्ट होने का मतलब कि चोट हर्ट होने के कारण, चोट के कारण उसका रिटायर हो जाना। ठीक है सर। अच्छा बाकी आप लोग जानते हैं क्रैश हम लोग किसी व्हीकल के लिए लगाते हैं, कोई वाहन अगर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसके लिए हम लोग क्रैश लगाते हैं, प्लेन एरोप्लेन क्रैश होते हैं। ठीक है। इल फेटेड होता है बुरी किस्मत, और इंजर होता है घायल। तो बेटा इंजर तो यहाँ पर आप लगा भी नहीं सकते थे, तो इलॉजिकल बात हो जाती। इंजर अगर लगाते हैं तो फिर से यहाँ पर हर्ट भी तो दे रखा था, तो हर्ट अगर दे रखा है तो अलग से इंजर को लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, दोनों सुपरफ्लूअस बन जाते। इल फेटेड होता है बुरी किस्मत वाला, जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा था। क्रैश किसी व्हीकल के लिए आता है, जबकि बात चली थी चाइनीज ओपोनेंट की, कि चीनी प्रतिद्वंदी, जो चीनी व्यक्ति उसके प्रतिद्वंद में खेल रहा था, सामने खेल रहा था, तो अगर बेटा बात किसी पर्सन की हो तो उसके लिए आपको क्रैश भी नहीं लगा सकते। तो खेल में चोट के कारण बाहर होने के लिए लगाते हैं रिटायर्ड हर्ट। ठीक सर। अच्छा अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा अब एक बात यहाँ पर ध्यान सुनना, कई बच्चे अगर मेरी बात को समझ पा रहे होंगे तो बेटा हमने इसके 3 ब्लैंक फिल करे, अभी तक हमें किसी भी वर्ड को ट्रांसलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, मैंने कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं करा अभी तक। तो बात यह है, इस बात को लेकर ना कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है, जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़ते थे वो भी मुझसे बोलते थे कि सर आपने इसको ट्रांसलेट कर दिया करो प्लीज। लेकिन एक बात मेरे ध्यान से सुनो बेटा, जो चीज है ही गलत, जो तरीका ही गलत है, तो उस तरीके को क्यों अपनाना। सीधी सी बात ये समझो, जब मुझे पता है कि ट्रांसलेट करके मैं इसमें सिर्फ कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपकी आदत बिगाड़ सकता हूं, मैं आपको गलत रास्ते पर लेकर जाऊंगा अगर मैं इसको खुद ट्रांसलेट करने लगा तो फिर इसको मैं ट्रांसलेट करूंगा ही क्यों। मैंने आज के जब ये क्लोज टेस्ट शुरू किया था तो मैंने सबसे पहले आप लोगों के सामने एक बात रखी थी कि पैसेज जब सोल्व करते हैं तो वहां पर दैट इज विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज सेंस, दैट इज लॉजिक। जब तक आप लॉजिक नहीं लगाओगे, जब तक आप सेंस नहीं लगाओगे, तब तक आप पैसेज को सोल्व नहीं कर सकते हो। तो प्लीज मेहरबानी करके ट्रांसलेशन को उठाकर एक तरफ रखिए, अगर ऑथेंटिक वे से क्लोज टेस्ट को सोल्व करना है तो। ट्रांसलेशन के पीछे पड़े रहोगे बेटा तो 5 6 6 7 5 6 6 7 इतने ही सोल्व कर पाओगे। लॉजिक पकड़ो एक बार, लॉजिक से समझोगे, सेंस लगाओगे तो पैसेज आसानी से सोल्व होते रहेंगे। ठीक है। पानी ले लो। अच्छा अब आते हैं आगे। फोर्थ क्वेश्चन के ऑप्शंस थे आप लोगों के। पहला ऑप्शन था ऑन द वे, दूसरा ऑप्शन था अकॉर्डिंग टू, तीसरा ऑप्शन था इंस्टेड ऑफ, और चौथा ऑप्शन था आप लोगों का फ्रॉम। पढ़ो, सेंस लगाओ, लॉजिक लगाओ, अपने आप सोल्व होगा। बट डैश साइनाज फादर डॉक्टर हरवीर सिंह, it's a God's gift. She was on Friday after losing the semi-final. It was God's that she won a medal. This is very satisfying for everyone. I was very about Saina's winning a bronze. यहाँ पर the most is important thing is कि आपको बेटा यहाँ पर ध्यान से अगर दिख रहा हो तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं। ठीक सर, इतना आपको चीजों लिंक करना। He said to me he would go there. He would go there. ये आप लोगों ने नरेशन में पढ़ा होगा इस टाइप का स्ट्रक्चर।
ही सेड टू मी ही वुड गो देयर, या ऐसे छोड़ो इसको आई लिखो, ही सेड टू मी आई वुड गो देयर। तो आप मुझे एक बात बताएंगे, ये आई वुड गो देयर जो है ये किसने ये बात बोली होगी? उसने मुझसे कहा मैं वहां जाऊंगा, तो आई वुड गो देयर जो ओपिनियन है, ये ओपिनियन है बेटा इसी का। इन्वर्टेड कोमा का यूज हम लोग तब करते हैं जब वो बात किसी स्पीकर के मतलब अकॉर्डिंग टू समबडी होती है, किसी के द्वारा कही गई बात होती है, तब हम लोग इन्वर्टेड कोमास का यूज करते हैं, ये बात ध्यान रखना। अच्छा बात पर आते हैं, सर ऑन द वे, तो बात तो रास्ते की हो गई यहाँ पर, तो वे का मतलब रास्ता होता है। अब सर बात वे की तो नहीं हो रही है कहीं से कहीं तक भी, इसको हटाइए। अच्छा अब आते हैं बाकी के दो ऑप्शंस पर, इंस्टेड ऑफ और फ्रॉम। तो एक बात ध्यान से यहां पर सुनना, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय। अब यहां पर कई बच्चों के दिमाग में दो वर्ड आए होंगे अभी कि सर यही मीनिंग, सेम मीनिंग हमें देता है इन स्पाइट ऑफ, और यही मीनिंग हमें देता है डेस्पाइट। इन स्पाइट ऑफ का मीनिंग भी के बजाय होता है, डेस्पाइट का मतलब भी के बजाय होता है। बस अब बात यह है कि सर इंस्टेड ऑफ का मतलब भी के बजाय, इन स्पाइट ऑफ का मतलब भी के बजाय, डेस्पाइट का मतलब भी के बजाय। मतलब अगर मैं मीनिंग को बेस मान लूं तब तो ये तीनों वर्ड्स आपस में बिल्कुल बराबर हो गए, तीनों वर्ड्स में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन मजेदार बात यह है कि सर अगर तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है तो फिर हम लोग तीन वर्ड्स क्यों पढ़ रहे हैं? कोई भी एक वर्ड पढ़ लेते काम चल जाता। अगर तीन वर्ड पढ़ रहे हैं तो भैया तीनों में कोई ना कोई डिफरेंस तो जरूर होगा। अब वो डिफरेंस क्या होता है वो समझना। देखो इंस्टेड ऑफ होता है रिप्लेसमेंट, और इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट होता है कॉन्ट्ररी। मतलब बात का क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि उसने इंग्लिश की बजाय मैथ्स चुना, या उसने इंग्लिश की बजाय संस्कृत चुना। तो इंग्लिश की बजाय संस्कृत चुना मतलब इंग्लिश को संस्कृत से रिप्लेस कर दिया, तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ का, कि ही चोज या ही सिलेक्टेड संस्कृत इंस्टेड ऑफ इंग्लिश। अगर आप एक चीज को हटाकर दूसरी रिप्लेस करते हो तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं इंस्टेड ऑफ का। अच्छा इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट के बजाय, या इसका एक मीनिंग और आप लोग याद रख सकते हैं जो थोड़ा आसान आप लोगों को पड़ जाएगा, के बावजूद। आप इस मीनिंग को ध्यान रखना। और ये होता है कॉन्ट्ररी मतलब विपरीत, कि मेहनत करने के बावजूद भी वो फेल हो गया। तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, ये ध्यान रखना बात, ठीक है सर। तो यहां पर किसी, अब इंस्टेड ऑफ लिखा हुआ है तो इंस्टेड ऑफ का मतलब तो रिप्लेसमेंट हुआ। दोबारा मेरी बात को समझ लेना बेटा, इंस्टेड ऑफ रिप्लेसमेंट होता है जब आप लोग मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, मेरे पास दो पेन है ब्लू ब्लैक, मैंने कहा कि मैंने बोर्ड पर लिखने के लिए ब्लैक की जगह पर ब्लू पेन सेलेक्ट करा, तो ब्लैक को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, ब्लू से। तो जब हम लोग रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो भैया रिप्लेसमेंट को इंडिकेट करने के लिए वी यूज इंस्टेड ऑफ एट द प्लेस ऑफ इन स्पाइट ऑफ या डेस्पाइट, ठीक सर। दूसरी बात, इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट जो होते हैं सर ये इंडिकेट करते हैं आपके कॉन्ट्ररी एक्शन को, तो विपरीत एक्शंस को। मेहनत करने के बावजूद वो फेल हो गया, जबकि मेहनत अगर करता है कोई भी व्यक्ति तो पास हो जाता है, सफल हो जाता है। तो दो अपोजिट चीजों को जोड़ने के लिए इन स्पाइट ऑफ या डेस्पाइट का यूज होता है। तो आपके सामने जो ऑप्शन लिखा हुआ था ऑप्शन था इंस्टेड ऑफ, तो इंस्टेड ऑफ किसके लिए आता है भैया, इंस्टेड ऑफ रिप्लेसमेंट के लिए आता है। अब इस सेंटेंस में या पैसेज में कहीं पर रिप्लेसमेंट की बात तो हो नहीं रही है, तो इंस्टेड ऑफ हटाइए। अच्छा अब इतना हम सभी लोग जानते हैं कि फ्रॉम जो होता है और अकॉर्डिंग टू जो होते हैं दोनों वर्ड्स हम लोगों के प्रेपोजिशन होते हैं। फ्रॉम भी प्रेपोजिशन होता है और अकॉर्डिंग टू भी प्रेपोजिशन होता है। अब हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ ओरिजिन के तौर पर, पहले पढ़ाया जा चुका है। प्रेपोजिशन ऑफ ओरिजिन के तौर पर मतलब जहां से कोई काम शुरू होता है, कि ही वेंट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, कि वो मुंबई से दिल्ली गया, तो उसने चलना शुरू करा कहां से, मुंबई से। तो जहां से कोई काम शुरू होता है उसके लिए हम लोग फ्रॉम लगाते हैं। प्रेपोजिशन ऑफ ओरिजिन होता है जहां से कोई काम शुरू होता है, और अकॉर्डिंग टू हम लोग लगाते हैं किसी के ओपिनियन के लिए, किसी के विचारों को व्यक्त करने के लिए, कि उसके अनुसार भारत मैच जीत जाएगा। तो भारत मैच जीत जाएगा ये किसका ओपिनियन है, किसी व्यक्ति का विचार है, किसी व्यक्ति का ओपिनियन है। तो अगर बात किसी व्यक्ति के ओपिनियन की, किसी व्यक्ति के विचारों की चलती है भैया, तो उसके लिए फ्रॉम ना लगाकर उसके लिए हम लोग लगाते हैं अकॉर्डिंग टू।
अच्छा, बाकी यहाँ पर लगे हुए थे इन्वर्टेड कोमास, अभी आपको ध्यान आ गया जो मैंने 2 मिनट पहले बात बताई थी। अब अगर इन्वर्टेड कोमास लिखे हुए हैं तो बेटा इन्वर्टेड कोमास का सीधा सा मतलब ये होता है कि ये किसी ना किसी व्यक्ति का ओपिनियन है, ये किसी ना किसी व्यक्ति का विचार है। तो अगर ओपिनियन है, विचार है, तो ओपिनियन ये विचारों को एक्सप्रेस करने का जो प्रेपोजिशन होता है दैट इज अकॉर्डिंग टू। ठीक सर, इसके लिए हम लोग फ्रॉम नहीं लगाते हैं, ये बात ध्यान रखना कि अकॉर्डिंग टू जो प्रेपोजिशन होता है, मैंने बोला था ना कि इस पैसेज में काफी कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा आपको ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो। प्रेपोजिशन ऑफ ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू जो होता है प्रेपोजिशन ऑफ ओपिनियन होता है, किसी के विचारों को व्यक्त करता है, और विचारों को व्यक्त करने का जो सबसे बड़ा हिंट आप लोगों के सामने लिखा हुआ था वो होता है इन्वर्टेड कोमास। इन्वर्टेड कोमास अगर लिखे होते हैं बेटा तो ये किसी ना किसी व्यक्ति के विचार होते हैं, और विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए फ्रॉम का यूज नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू का। एक बात अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात ध्यान और रखना, ये मैंने अभी जब ऑनलाइन बैचेस में ही, ऑनलाइन क्लास में ही किस दिन आपको हम डिस्कस भी किया था कि अकॉर्डिंग टू के बाद मी या अस, मतलब फर्स्ट पर्सन में बेटा आई और वी आते हैं ना, तो अकॉर्डिंग टू के बाद मी या अस अगर आप लोग लिखते हो तो ये सुपरफ्लुअस हो जाता है, ये गलत माना जाता है। अकॉर्डिंग टू के बाद कभी भी फर्स्ट पर्सन नहीं लिखा जाता है, मी या अस मत लिखा करो। इसकी जगह पर हम लोग लिखते हैं इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन या इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, ये ध्यान रखना कि अकॉर्डिंग टू के बाद मी ये अस नहीं लिखते हैं, उनके लिए इन माई ओपिनियन, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, इन माई व्यू पॉइंट, इस तरीके से एक्सप्रेशंस लिखे जाते हैं। ठीक सर, तो ध्यान रखना ऑन द वे की तो बात हो ही नहीं रही थी, तो ये वे खत्म हो गया। इंस्टेड ऑफ किसी रिप्लेसमेंट को रेफर करता है जो कि कोई बात सेंस बन ही नहीं रहा था। फ्रॉम प्रेपोजिशन ऑफ ओरिजिन होता है, अकॉर्डिंग टू प्रेपोजिशन ऑफ ओपिनियन होता है। इन्वर्टेड कोमास लिखे हुए थे तो इन्वर्टेड कोमास से साफ पता चला कि बात किसी ना किसी के ओपिनियन की हो रही है, तो ओपिनियन की बात हो रही है भैया, तो ओपिनियन का जो प्रेपोजिशन होता है वो होता है आपका अकॉर्डिंग टू, इसलिए हम लोग जो यहाँ पर आंसर करेंगे वो होगा आप लोगों का अकॉर्डिंग टू। ठीक सर, एक सेकंड आप इसको नोट कीजिए, मैं तो पानी वानी पी लेता हूँ। चलो बेटा अब आते हैं इसके अगले ऑप्शन पर। अब आते हैं 5वें ऑप्शन पर। 5वें के क्या ऑप्शंस हैं? चेयरफुल, डिसअपॉइंटेड, जॉयस, अपॉइंटेड। चेयरफुल, डिसअपॉइंटेड, जॉयस और अपॉइंटेड। अब देखो बेटा, सी वॉज ऑन फ्राइडे आफ्टर लूजिंग द सेमीफाइनल। अब इसमें सेंस आप लोग कहां से मिलेगा? एक ही सेंटेंस है, आसानी से सोल्व हो जाएगा। ध्यान से पढ़ लीजिए कि सी वॉज ऑन फ्राइडे आफ्टर लूजिंग द सेमीफाइनल। अब सेमीफाइनल को हारने के बाद, अब भैया हारने के बाद कोई भी व्यक्ति क्या फील करेगा? चीयरफुल और जॉयस, ये तो खुश होते हैं। अगर आप हारे हो तो हारने के बाद लॉजिकल बात है, खुश तो कोई नहीं होता है, हारने और सभी लोग दुखी होते हैं, तो खुश नहीं होगा तो भैया ये तो लॉजिकली गलत होगा। चीयरफुल और जॉयस का तो कोई सेंस ही नहीं है, ये तो कंप्लीटली रॉन्ग है। अच्छा, डिसअपॉइंटेड और अपॉइंटेड समझते हैं बेटा। मीनिंग आप लोग जानते हैं, डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश और अपॉइंटेड का मतलब होता है नियुक्त। बताओ जरा, नियुक्त करने जैसा कोई सेंस है क्या पैसेज में? नियुक्त तो किसी पोस्ट पर होता है, किसी वैकेंसी के लिए हम लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं उस पर, तो सर अपॉइंटेड का कोई सेंस है ही नहीं, कहीं से कहीं तक इलॉजिकल बात है। एक ही ऑप्शन में था आप लोगों के पास डिसअपॉइंटेड, कि सी वाज डिसअपॉइंटेड ऑन फ्राइडे आफ्टर लूजिंग द सेमीफाइनल, कि सेमीफाइनल हारने के बाद वो फ्राइडे को निराश थी। ठीक, अच्छा ये तो काफी आसान था फिफ्थ तो। अब आते हैं आपके 6th ऑप्शन पर।
सिक्स्थ के क्या ऑप्शन है? सिक्स्थ में नोशन, नेचर, विश और प्रेयर। नोशन, नेशन, विश और प्रेयर। चलो बेटा, इट वॉज गॉड्स दैट शी वन अ मेडल। ठीक भैया, अब एक बात सुनना, यहाँ पर गॉड में एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है। गॉड में एपोस्ट्रोफी लगाने का मतलब ये हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम लोग किसी भी नाउन में एपोस्ट्रोफी जोड़ देते हैं, एपोस्ट्रोफी एस जोड़ देते हैं, तो वह एडजेक्टिव बन जाते हैं। एडजेक्टिव का मतलब आगे कोई ना कोई नाउन लिखा होता है, और जो भी नाउन हम लोग आगे लिखते हैं उस नाउन पर इस नाउन का पोजेशन होता है, अधिकार होता है। रोहन्स बुक मतलब रोहन की किताब। अब यहाँ पर ध्यान सुनना, इट वॉज गॉड्स दैट शी वन अ मेडल, कि ये ईश्वर की थी कि वो मेडल जीते। तो बेटा ईश्वर का नेशन, ईश्वर का राष्ट्र था, इलॉजिकल हो जाएगा। नोशन होता है धारणा, विचार। नोशन बोलते हैं धारणा को, विचार को। इलॉजिकल ईश्वर की धारणा नहीं होती है, धारणा जो होती है वो लोगों की होती है। अब यहाँ पर दो बातें हैं, या तो विश कहिए या प्रेयर कहिए। विश इच्छा, प्रेयर प्रार्थना। अब बेटा किसी का कुछ जीतना ये किसी की प्रार्थना होती है या किसी की इच्छा होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जॉब लग जाती है, तो आपकी जॉब लग जाना आपका क्या है? आपकी प्रार्थना है या आपकी इच्छा है? बोलिए फटाफट से। अगर हम कोई पॉजिटिव चीज के बारे में, पॉजिटिव आउटकम के बारे में सोचते हैं, तो पॉजिटिव आउटकम के बारे में सोचना हमारी इच्छा होती है, हमारी विश होती है, ना कि प्रेयर होती है। तो सर प्रेयर नहीं आएगा, वर्ड हो जाएगा आपका विश, क्योंकि प्रेयर अगर आप लोग यहाँ पर लगाओगे तो बात इलॉजिकल बन जाएगी। प्रेयर के लिए यहाँ पर कोई ना कोई डूअर होना चाहिए था। जिस व्यक्ति की आपकी प्रेयर मतलब प्रार्थना बताते हो कि उसने प्रार्थना करी थी कि वो मेडल जीत जाए, लेकिन यहाँ पर कोई डूअर नहीं है, प्रार्थना करने वालों को है ही नहीं यहाँ पर, तो इसलिए प्रेयर तो आपका यहाँ पर आने से गया। अच्छा, दिस इज वेरी सेटिस्फाइंग फॉर एवरीवन। आई वॉज वेरी अबाउट साइनास विनिंग अ ब्रोंज। सेवेंथ में क्या ऑप्शन है देखो जरा फटाफट से। सेवंथ में है बेटा ऑप्टिमिस्टिक, नॉस्टैल्जिक, पेसिमिस्टिक और इमोशनल। ऑप्टिमिस्टिक और क्या सेकंड, नॉस्टैल्जिक, पेसिमिस्टिक, नॉस्टैल्जिक, पेसिमिस्टिक और इमोशनल। अब अगर आप लोग इस बात को ध्यान से पढ़ पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, तो बेटा अभी इन्वर्टेड कॉमास चल रहे हैं आप लोगों के। इन्वर्टेड कॉमास चल रहे हैं मतलब ये बात किसकी कही हुई है? साइना नेहवाल के पिताजी की, जिनका नाम था डॉक्टर हरवीर सिंह। डॉक्टर हरवीर सिंह का कहना था कि मैं, डॉक्टर हरवीर सिंह मतलब मैं साइना के ब्रोंज मेडल को जीतने को लेकर था। अब बेटा कोई भी पिता किसी अपने बच्चे की सफलता को लेकर क्या होगा? पेसिमिस्टिक तो हो नहीं सकता, पेसिमिस्टिक तो निराशावादी होता है। निराशावादी होने का मतलब कि नेगेटिव सोचना, कि क्या उनको उम्मीद नहीं थी कि उनकी बेटी मेडल जीतेगी। नहीं सर ऐसा नहीं होगा, पेसिमिस्टिक खत्म कीजिए। नॉस्टैल्जिक बेटा एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो यादों में रहने वाला व्यक्ति, जो हमेशा पुरानी बातें याद करते रहता है। नॉस्टैल्जिया एक बीमारी होती है, पुरानी चीजों को याद करते रहने की बीमारी। तो नॉस्टैल्जिक होता है यादों में रहने वाला व्यक्ति, जो अपनी पुरानी बातें ही हमेशा याद करता रहता है, जो कि सेंस पैसेज का कहीं से कहीं तक भी सेंस नहीं बन पा रहा है। इसको भी हटाइए। अब या तो ऑप्टिमिस्टिक कहिए या इमोशनल कहिए। अब बेटे एक बात सुनिए आप लोग ध्यान से। आपके मम्मी पापा, आप फॉर एग्जाम्पल आपकी जॉब लग जाती है, ठीक है, तो आपके मम्मी पापा आपकी जॉब लगने से पहले कैसे रहते हैं? इमोशनल होते हैं आपको लेकर या आपको लेकर ऑप्टिमिस्टिक होते हैं? आपकी जॉब लगने से पहले, आपके सफल होने से पहले आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा आपके प्रति कैसे होते हैं? इमोशनल भावुक रहते हैं हमेशा, या हमेशा आशावादी रहते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारे बच्चे की जॉब लगी जाएगी। इमोशनल जॉब लगने के बाद जब सफल हो जाते हैं तब पेरेंट्स थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन जॉब लगने से पहले वो क्या होते हैं? ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। वो आपके बारे में हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं और पॉजिटिव ही सुनना पसंद करते हैं। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी। तो बेटा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्टिमिस्टिक। देखो हालांकि ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन वर्ड्स के मीनिंग फिर भी आप लोगों को पता होनी चाहिए।
अगर आपको नॉस्टैल्जिक का मीनिंग ही नहीं पता है, पेसिमिस्टिक का मीनिंग नहीं पता है, ऑप्टिमिस्टिक का मीनिंग नहीं पता है, फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता। मीनिंग जरूर पता होना चाहिए, ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। ट्रांसलेशन इज नॉट प्राइमरी, इट इज सेकेंडरी। ये हम लोग जानबूझकर करते हैं ट्रांसलेशन, बिना ट्रांसलेशन के पैसे सोल्व किए जा सकते हैं। चलो खैर, अब आते हैं प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह द इंडियन सटलर फॉर विनिंग द मेडल। अब यहां पर आप लोगों को एक चीज और सीखने के लिए मिलेगी, वो सीखने के लिए ये मिलेगी बेटा, पहले मैं ऑप्शंस लिख देता हूं जो आप लोग को ऑप्शंस में 7 हो गए। आठ का ए में क्या है, तो डिक्टेटेड, प्रेड, विशेष, कॉन्ग्रेचुलेटेड। डिक्टेटेड, प्रेड, विशेष और कॉन्ग्रेचुलेटेड। पहले बेटा इसको फिल कर लेते हैं, फिर तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, अगली बात वही बता दूंगा कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, जब इन्होंने साइना नेहवाल ने मेडल जीता था तो उस समय के प्रधानमंत्री जो थे वो मनमोहन सिंह थे। कि मनमोहन सिंह ने, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मेडल जीतने के लिए भारतीय शटलर, बेटा जैसे क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेटर बोलते हैं, फुटबॉल खेलने वाले फुटबॉलर बोलते हैं, सेम वैसे बैडमिंटन या टेनिस खेलने वाले को शटलर कहा जाता है। बैडमिंटन खेलने वाले को या टेनिस खेलने वाले को शटलर कहते हैं, जिस प्रकार से क्रिकेट खेलने वाले को क्रिकेटर कहते हैं, फुटबॉल खेलने वाले को फुटबॉलर बोलते हैं, वैसे ही बैडमिंटन टेनिस खेलने वाले को शटलर कहते हैं। अब बोलो, प्रधानमंत्री ने मेडल जीतने के लिए सानिया नेहवाल को क्या करा होगा? डिक्टेट, डिक्टेट तो मतलब कुछ पढ़कर बोलना, पढ़कर बोलने को डिक्टेट बोलते हैं। प्रे, प्रार्थना करना, विशेष इच्छा करना, कांग्रेचुलेट, बधाई देना। अब सबसे अगर आपको ध्यान हो तो आज जब मैंने आपको स्टेप बताया था तो स्टेप में सेकंड स्टेप जो आया था वो टेंस का आया था। तो टेंस की बात ये हुई थी बेटा कि टेंस हमारा चल रहा था पास्ट में चल रहा था, विशेष प्रेजेंट की बात हुई और उन्होंने पास्ट में मेडल जीता है, तो प्रधानमंत्री ने जो बात कही होगी वो पास्ट में कही होगी, विश्व की कहानी खत्म हो गई। अच्छा, अगर आप लोग इसी पैसेज को थोड़ा सा आगे पढ़ोगे तो यहाँ पर ही बात कांग्रेचुलेट करने की हो रही है कि आंध्र प्रदेश के गवर्नर ESL नरसिम्हा ने और चीफ मिनिस्टर N किरण कुमार रेड्डी ने भी साइना को कांग्रेचुलेट किया। तो बेटा जीतने के बाद कोई भी क्या करता है, किसी को कांग्रेचुलेट, बधाई देता है। अच्छा, यहां पर जो मैं आप लोगों को बात बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था बेटा कि द प्लस रैंक और द प्लस रैंक प्लस नेम ऑफ रैंक होल्डर, ये दो बातें बतानी कि अगर आप सेंटेंस में किसी रैंक की बात करते हो, किसी पदवी की बात करते हो, किसी ओहदे की अगर बात करते हो तो उस रैंक के पहले हम लोग आमतौर पर दा लगाते हैं। लेकिन अगर रैंक के साथ साथ, उस पदवी के साथ साथ, उस ओहदे के साथ साथ उस समय जो व्यक्ति उस ओहदे पर बैठा है अगर आपने उसका नाम भी लिखा है तो फिर रैंक के पहले दा नहीं लगाते। जैसे कि द कैप्टन और द कैप्टन विराट कोहली, दो बातें हैं, द कैप्टन और द कैप्टन विराट कोहली। तो बेटा विराट कोहली जो, सॉरी, कैप्टन आपका रैंक हो गया तो रैंक के पहले तो आपको दा लगाना है, तो ये दा तो हो गया सही। लेकिन जब आपने यहाँ पे ये रैंक लिखा है कैप्टन, तो इस रैंक के साथ साथ विराट कोहली उस रैंक होल्डर का नाम भी लिखा है, तो रैंक के साथ साथ अगर नेम ऑफ रैंक होल्डर दिया जाता है तो फिर हम लोग वहां पर दा का यूज नहीं करते हैं। ऐसी ही कुछ बात आपके पैसेज में कही गई। देखिए, प्राइम मिनिस्टर आपका रैंक हो गया और मनमोहन सिंह रैंक होल्डर का नाम, तो उस रैंक के पहले दा नहीं लगाना है। सेम वैसे ही गवर्नर रैंक ESL नरसिम्हा रैंक होल्डर का नाम, दा नहीं लगाया। CM रैंक N किरण कुमार रेड्डी नेम ऑफ रैंक होल्डर, दा नहीं लगाया। आप यहां से नाम हटा दो एक बार, ये वाले नाम जो लिखे हुए हैं यहां पर इस तरीके से, तो फिर बेटा आपको यहां पर दा लगाना पड़ता है। ठीक है सर। अच्छा, अब आते हैं अगले ऑप्शन पर कि ये तो सुनना ही गया होगा कि सर आगे कांग्रेचुलेट करने की बात चल रही थी। द कंट्री इज प्राउड ऑफ योर, कि देश को तुम्हारे पर गर्व है, तो इसमें क्या आना चाहिए, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। नाइन्थ के ऑप्शंस हैं, ऑर्डर, गेटिंग ऑफ, अचीवमेंट और पोजीशन। ऑर्डर, बी, गेटिंग ऑफ, अचीवमेंट
What is the order getting of achievement or third position? देखो कि द कंट्री इज प्राउड ऑफ योर, ये बेटा योर जो हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव हम लोग नाउन लिखते हैं, नाउन तो चार हुई है पहली बात। दूसरी बात ये कि यहाँ पर मैं ऑफ लिखता हूँ, ये ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ गेटिंग ऑफ को, तो ये ऑफ प्रेपोजिशन होता है। अब इतना हम सभी लोग जानते हैं प्रेपोजिशन आएगा तो ऑब्जेक्ट की डिमांड करेगा, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, खत्म करो। ऑर्डर अचीवमेंट पोजिशन, ऑर्डर मतलब आदेश, अचीवमेंट मतलब उपलब्धि, पोजीशन मतलब स्थान। अब मुझे फटाफट आंसर कर दो कि अगर मैं कह रहा हूं द कंट्री इज प्राउड ऑफ योर, अगर प्राउड करने की बात हो रही है और आप किसी पर प्राउड करते हो, गर्व महसूस करते हो, तो गर्व किस चीज के लिए महसूस करते हो? आदेश के लिए, स्थान के लिए, किसी की उपलब्धि के लिए। अगर आपकी जॉब लग जाती है, आपके पेरेंट्स प्राउड करते हैं आप पर, तो किस लिए प्राउड कर रहे हैं? कि आपने एक उपलब्धि प्राप्त कर लिया, आपने एक जॉब प्राप्त कर लिया है। तो बेटा अगर प्राउड की बात हो रही है, अचीवमेंट। सिंह सेड इन हिज कांग्रेचुलेटरी मैसेज, आंध्र प्रदेश गवर्नर, और वैसे देख लो बेटा यहाँ भी कांग्रेचुलेटरी मैसेज ही था। आंध्र प्रदेश गवर्नर ESL नरसिम्हा एंड CM N Kumar Reddy to congratulated Saina after Gagan Narang. Saina is the second sports person from Andhra Pradesh to win at the Olympics. The CM said. इससे हल्का तो क्या? और हाँ देखो बेटा जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो ये था, CM यहाँ पर रैंक है लेकिन यहाँ पर नाम नहीं है, इस पर दा लगा हुआ है। यहाँ पर रैंक है लेकिन यहाँ पर नाम है, तो यहाँ पर दा लगा हुआ नहीं है। तो खाली रैंक अगर आएगा तो दा लगाना है, लेकिन रैंक के साथ अगर रैंक होल्डर का नाम आएगा तब दा नहीं लगाना होता है। ठीक सर? अच्छा अब आते हैं 10th पर। 10th में क्या क्या ऑप्शन है? पोस्ट एंट्री मेडल मैच, इससे हल्का तो करके ही आएगा। पोस्ट एंट्री मेडल और मैच, पूरा पैसेज हो गया, इससे हल्का क्या ही आएगा। इसका आंसर तो कर ही दो फटाफट से। साइना नेहवाल ने क्या जीता बेटा? विन की बात हो रही है, क्या जीता है? पूरे पैसेज में एक ही बात हो रही है, मेडल की बात हो रही है। मेडल इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बेटा ये तो हो गया आपका क्लोज टेस्ट। अब जरा दो चार बातें सुन लीजिए मेरी। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग जो बात कर रहे थे अपनी शुरुआत में पैसेज की, कि पैसेज को सबसे पहली बात तो ये बेटा ट्रांसलेट करने की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितना कि बच्चे लोग इसके बारे में सोचते हैं। तो आप ट्रांसलेशन पर ध्यान मत दीजिए, आप पैसेज में अपने सेंस लगाइए, लॉजिक लगाइए, एक बात। दूसरी बात ये कि एक्चुअल में मेरे दिमाग में कहीं से कहीं तक क्लोज टेस्ट का था नहीं करवाने का, लेकिन परसों से मुझसे बच्चे बोले थे सर एक आध क्लोज टेस्ट तो करवा ही दो, तो उनके लिए मैंने क्लोज टेस्ट करवा दिया था। एक्चुअल में आज मैं कंडीशनल भी कराने के मूड में था, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया और जैसे कि आप लोग जानते हो ऑनलाइन में रेगुलर बोलना पड़ रहा है, तो मैं भी थक गया थोड़ा सा। तो अब तो कंडीशनल नहीं करवाऊंगा, मैं कंडीशनल क्लास कर ले लूँगा। ठीक है, बाकी और हाँ एक चीज़ को ध्यान रखना, आज भी आप लोगों को एक पैसेज मिलेगा ग्रुप में, आपको क्लोज टेस्ट जरूर मिलेगा। तो मैं आप लोगों से ये चाहता हूँ कि आज तुम जितना टाइम लगा ना बार बार ये ऑप्शन वगैरह लिखने में, रफ करने में, मैं कल से पैसेज की एक शीट, एक कॉपी अपने हाथ में रखूंगा, मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, मैं सीधे सीधे एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा आपके सामने बोर्ड पर, ऑप्शन लिखता चला जाऊंगा, ऑप्शन को एक ऑप्शन को एक्सप्लेन कर दूंगा, ये पैसेज वगैरह नहीं लिखना पड़ेगा जिसमें मुझे टाइम वेस्ट करना पड़ता है अलग से। ठीक है, बस मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि जब पैसेज मैं आप लोगों को दूँ तो या तो आप पैसेज की पूरी कॉपी अपने सामने रखना, पिक फोटो वगैरह, फोटो मोबाइल में जो भी आए आप लोगों के, या नोटबुक अपने हाथ से नोटबुक पर लिखो आप लोग, जो भी है पैसेज पूरा आपके सामने होना चाहिए उस समय। ठीक है, ताकि समझने में भी आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी